नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। आज है बुधवार, रात के 8 बज चुके हैं। मतलब एक बार फिर से समय हो चुका है चर्चा करने का इस सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण खबरें अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी हुई। जैसा कि आपको पता है, हर सप्ताह बुधवार रात 8 बजे हम लेकर आते हैं ये सीरीज आपके लिए, जहां पे हम चर्चा करते हैं इस पूरे सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो GS2 में जो भाग आता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी हुई वो खबरें जो कि आपके यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। इसी तरह से आज हम चर्चा करने वाले हैं इन 5 विषयों के ऊपर। हम चर्चा करेंगे आसियान शिखर सम्मेलन की, जिसमें भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व किया भारत के उपराष्ट्रपति ने। फिर हम चर्चा करेंगे नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की। हम बातचीत करेंगे कि ये क्या मसला है और क्या अब नीरव मोदी भारत की तरफ आने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे G7 देशों की एक और नई पहल की, जो कि है G7 ग्लोबल शील्ड इनिशिएटिव। चौथा विषय हमारा आज का होगा अमेरिका से, जहां पे अमेरिकी ट्रेजरी जो उनका वित्त विभाग है, उन्होंने भारत को मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया है। हम चर्चा करेंगे ये क्या होता है। पांचवा विषय हमारा आज का रहेगा फ्रांस ने अफ्रीका में साहेल में अपना जो सैन्य अभियान बहुत वर्षों से चला आ रहा था उसे आखिरकार समाप्त कर दिया है। हम चर्चा करेंगे ये अभियान क्या था, इस अभियान को लेकर के फ्रांस में लोगों की क्या राय थी और क्या ये अभियान सफल रहा या फिर फ्रांस को मुंह की खानी पड़ी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले विषय से, जो कि है आसियान को लेकर के। हाल ही में आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ वर्ष 2022 का कंबोडिया में। यहां पर भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे हैं भारत के उपराष्ट्रपति। अब आपका पहला सवाल यह होना चाहिए कि आसियान का सदस्य तो भारत है ही नहीं, तो जब आसियान का सदस्य भारत नहीं है तो भारत वहां पर क्यों गया है? इससे कई सारे जवाब है। पहला, भारत आसियान के साथ काफी मिलकर काम करता है और इसीलिए आसियान के कई सारे शिखर सम्मेलन में भारत हिस्सा लेता है। इसके अलावा एक और कारण जो भारत वहां गया था वो ये है, भारत असल में ईस्ट एशिया समिट के लिए गया था। तो आसियान समिट के साथ साथ ईस्ट एशिया समिट भी वहां पर चल रहा था। ईस्ट एशिया समिट ऐसे देशों का समूह है जिसमें सारे के सारे आसियान के देश आते हैं और उनके अलावा भी कुछ और देश आते हैं, जिसमें भारत भी एक देश शामिल है। अगर आप देखें आसियान देशों को तो ये 10 देशों का समूह है जो आपके सामने आपको अभी दिख रहा है। आसियान की स्थापना और आसियान की कहानी दुनिया भर में इसकी सफलता की चर्चा की जाती है। जब भी आप किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करेंगे, ऐसा समूह जहां पे कुछ देशों ने मिल करके आपस में एक संगठन बनाया है, कहा जाता है अगर आप उसके सफल उदाहरण देखिए तो सबसे सफल उदाहरण आता है यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ। लेकिन उसके बाद शायद सबसे सफल उदाहरण रहेगा जहां पे और देश आकर के मिले हैं और अपने आपस के जितने भी मसले हैं उन्हें सुलझाया है शांतिपूर्ण तरीके से, तो वो आसियान ही होगा। आसियान देश, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें से कई सारे देश छोटे छोटे द्वीप की तरह हैं। मतलब इन देशों के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एक दूसरे से लड़ाई होती है, जहां पर एक दूसरे से इस बात पर चर्चा होती है कि ये क्षेत्र हमारे देश का हिस्सा है या आपके देश का हिस्सा है। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि जब से आसियान बना है 1967 से, तब से इन देशों के बीच में आपस में कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई है और इन्होंने सफलतापूर्वक जितने भी आपस में मुद्दे थे, मसले थे, सबके सब सुलझा लिए हैं। इनका व्यापार आपस में काफी बड़ा है और यही नहीं, बहुत और देश दुनिया भर के, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, सब के सब इन सारे देशों से एक अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं। क्योंकि ये सारे के सारे देश, अगर आप देखें, अगर सिंगापुर को आप अगर अलग रखेंगे, सिंगापुर को विकसित देश मान सकते हैं, तो बाकी सारे देश विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। विकासशील देशों के साथ बाकी देश इसलिए संबंध बनाना चाहते हैं कि विकासशील देश ऐसे देश होते हैं जहां पर लोगों की जो कमाई है वो लगातार बढ़ रही होती है, लोगों की जो क्षमता है चीजें खरीदने की वो लगातार बढ़ रही होती है। ऐसे में और देशों को वहां पर अपने सामान के लिए एक बाजार दिखता है और भारत भी इसीलिए आसियान के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश हमेशा से करता रहा है और हमेशा से अच्छे संबंध रहे भी हैं। यही नहीं, आसियान देशों को कुल मिलाकर चीन से भी बहुत खतरा होता है। अगर आप देखें यहाँ पे आसियान के देश जैसे कि फिलीपींस, वियतनाम, ये कुछ ऐसे देश हैं जिनका चीन से सीमा विवाद बना हुआ है, जहां पे चीन कहता है कि जो उनका साउथ चाइना समुद्र है, जो साउथ चाइना सी है, वहां पर चीन पूरा का पूरा पानी पर वो कब्जा चाहता है
वो कहते हैं कि फिलीपींस, वियतनाम, इनके आसपास भी जो पानी है उस पर भी पूरा चीन का ही कब्जा है। ऐसे में ये छोटे छोटे देश भारत की तरफ काफी उम्मीदों से देखते हैं कि भारत उनकी मदद करेगा अगर उनको कभी चीन के विरुद्ध मदद की जरूरत हुई। ये 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन था, जिसमें आसियान और भारत ने एक संयुक्त वक्तव्य को अपनाया। ये जो संयुक्त वक्तव्य होते हैं, इनको जॉइंट स्टेटमेंट कहा जाता है, जो कि दिए जाते हैं ऐसे शिखर सम्मेलनों में, आप पाएंगे कि इनमें बहुत कोई सटीक जानकारी आपको नहीं मिलती है। इसमें ऐसे मुद्दों के बारे में बात की जाती है जो आमतौर पर आम चर्चा में, जिनके बारे में हर देश कुछ ना कुछ बात बोलता ही है, लेकिन इनसे कुछ बहुत खास बदलता नहीं है। कुछ नई ऐसी घोषणा नहीं की जाती कि आपको लगे अरे ये तो पहले कभी कहा ही नहीं था। ऐसा दोनों पक्षों ने देखिए क्या कहा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति होनी चाहिए, स्थिरता, समुद्री सुरक्षा होनी चाहिए। इन्होंने ये कहा विभिन्न क्षेत्रों में दोनों एक दूसरे का सहयोग बढ़ाएंगे और कई सारे और मुद्दों पर, जैसे कि समुद्री गतिविधियां, आतंकवाद विरोधी, साइबर सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, क्षेत्रीय संपर्क, इन सब में एक दूसरे का साथ देंगे। मैं यकीन से कह सकता हूं, अगर आप इससे पहले के भी 3-4 साल पहले के भी इस तरह के संयुक्त वक्तव्य देखेंगे तो लगभग वही भाषा आपको फिर से देखने को मिलेगी। ज्यादा बदलता नहीं है इनमें। संयुक्त वक्तव्य में आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट, इसकी भी समीक्षा में तेजी लाने की बात हुई। ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट मतलब कि एक दूसरे के साथ जो व्यापार है, जहां पे सामान खरीदा बेचा जाता है, उसके लिए कुछ बेहतर व्यवस्था की जाए, जिससे कि दोनों पक्षों में एक दूसरे का सामान और ज्यादा बिके। अगर आप भारत और आसियान के संबंध की तरफ जाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा 1990 के दशक में। 1990 के दशक में जब भारत की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी, भारतीय सरकार ने यह फैसला लिया कि केवल पश्चिमी देशों की तरफ देखने के बजाय, जैसा कि हमारा इतिहास रहा था कि हमें केवल पश्चिमी देशों से ही अच्छे संबंध बनाने थे, सरकार ने यह सोचा कि हमें पूर्व की तरफ भी देखना चाहिए। और यहां से शुरुआत होती है लुक ईस्ट पॉलिसी की। लुक ईस्ट पॉलिसी, जहां पे सरकार ने सोचा कि हमें अपने पूर्व की तरफ देख के जो छोटे छोटे देश हैं, जहां पे काफी अच्छा बाजार है, जिनका विकास काफी अच्छी गति से हो रहा है, उनके साथ भी बेहतर संबंध बनाने चाहिए। और 1990 के दशक से शुरू होती है भारत और आसियान के करीब आने की कहानी। अगर आप और थोड़ा आगे आए, 2010 में आसियान और भारत के बीच में मुफ्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होता है। लेकिन फिर भी कहा जाता है अभी भी जितना व्यापार भारत और आसियान के बीच में होता है, उसकी तुलना जब आप चीन और आसियान से करेंगे तो भारत का व्यापार अभी भी बहुत 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 कम है। जी हां, यह व्यापार 87 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका था 2019 में। 2020 में महामारी के चलते इसमें थोड़ा सा गिरावट देखी गई, लेकिन फिर भी अगर आप चीन का व्यापार देखें आसियान के साथ तो ये कहीं कहीं गुना ज्यादा है। यही नहीं, बाजार संचालित उत्पादन नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए भी दोनों पक्ष एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आसियान के देश चाहते हैं कि वो चीन से ज्यादा सामान खरीदे, लेकिन चीन का उत्पादक क्षेत्र इतना ज्यादा मजबूत है कि वो कोई भी ऐसा सामान किसी भी और देश से सस्ते में बना सकते हैं जो सभी को चाहिए होता है। और ऐसे में भारत का या किसी भी और देश का चीन की जगह लेना, चीन का विकल्प बनना बहुत कठिन होता है। दोनों देशों ने यह भी तय किया कि वो एक दूसरे के देशों में निवेश पर ध्यान देंगे। जैसा कि आपको पता है, अगर आप भारत में देखें कहां से विदेशी निवेश आता है, तो अगर सूची देखें सबसे ज्यादा निवेश आने वाले देशों की, तो आप कहीं ना कहीं पहले 3 में सिंगापुर का नाम हमेशा पाएंगे। अब कई विशेषज्ञ ये मानते हैं सिंगापुर से जो भारत पैसा आता है, असल में वो चीन का पैसा सिंगापुर से होके आ रहा है। कई चीनी कारोबारियों ने सिंगापुर में बहुत बड़े बड़े अपने कारोबार खोले हैं और वहां से वो पैसा भारत आता है, लेकिन आधिकारिक रूप से वो सिंगापुर से पैसा भारत आता है। इसके अलावा दोनों पक्षों ने कहा कि वो सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहेंगे। 10 आसियान के जो राज्य हैं और भारत के जितने भी राज्य हैं, सब की संस्कृति, सबका इतिहास एक जैसा है, और ऐसे में अगर दोनों के दोनों पक्ष साथ मिलकर के काम करें तो वो बहुत बेहतर भविष्य की स्थापना कर सकते हैं। आज का दूसरा विषय होगा हमारा नीरव मोदी का, जहां पे नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की बातें बहुत समय से चल रही थी, लेकिन इसमें एक कदम और आगे लिया गया है। जैसा कि आपको पता है, नीरव मोदी भारत से, पंजाब नेशनल बैंक से लगभग 13,500 करोड़ का धोखा करके, यहां पे धोखाधड़ी करके भारत से फरार है।
ये बहुत सालों से लंदन में रह रहे हैं और क्योंकि भारत और ब्रिटेन के बीच में एक संधि है जिसके तहत अगर भारत का कोई भी अपराधी ब्रिटेन में जाकर छुपता है तो ब्रिटेन की जिम्मेदारी है कि वो उसे भारत में वापस भेजेंगे। तो प्रत्यर्पण की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी शुरुआत काफी पहले से हो चुकी थी। लेकिन ऐसे मामलों में जब भी आप देखते हैं कि जब भी किसी के खिलाफ कोई भी मामला चलता है, फैसला होता है, खासकर जब वो अमीर होते हैं तो वो एक के बाद एक न्यायपालिका के पास जाकर के उनसे गुहार लगाते हैं कि हमें वापस ना भेजा जाए। 2019 में नीरव मोदी को गिरफ्तार किया गया था और 2021 में जो ब्रिटेन की एक जिला अदालत थी उन्होंने कहा था कि हां, हम इन्हें भारत भेज देंगे। जब भी भारत भेजने की बात आती है, नीरव मोदी का बहाना रहता है कि वो मानसिक रूप से अभी संतुलित नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें भारत भेज दिया गया तो उनको जो मानसिक तरीके से जो इलाज चाहिए वो भारत में नहीं मिल पाएगा, जबकि भारत की सरकार ने कई बार वादा किया है कि ऐसा नहीं है। जिस भी कैदी की जो भी जरूरत होती है उन्हें यहां पे वो व्यवस्था कराई जाती है। नीरव मोदी ने, ऐसा मैंने कहा, मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर लंदन की उच्च न्यायालय में फिर अपील किया था, जब जिला न्यायालय ने उनके खिलाफ फैसला दिया और अब जो फैसला आया है वो लंदन के उच्च न्यायालय का ही आया है। उन्होंने कहा है कि नहीं, हम भारत से जो भी इस समय गारंटी मिली है, भारत से जो भी इस समय ब्रिटेन की सरकार को कहा गया है कि हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि इनके साथ अच्छे से बर्ताव होगा, उसे हम सही मानते हैं और इसमें कोई भी कारण नहीं है नीरव मोदी को भारत वापस ना भेजने का। क्या इसका मतलब है कि नीरव मोदी भारत वापस आने वाले हैं? अभी तो नहीं। अभी भी उनके पास, उनके वकीलों के पास कुछ विकल्प हैं। ब्रिटेन में भी सर्वोच्च न्यायालय है जहां पर वो अभी भी अपील कर सकते हैं। इसके अलावा वो यूरोपीय सम्मेलन का जो मानवाधिकार है वहां पर भी जा सकते हैं। तो यूरोपीय देशों ने मिलकर के अपने मानवाधिकारों के लिए यूरोपीय सम्मेलन की स्थापना की हुई है, जिसमें यही लिखा है कि कोई भी मानसिक रूप से अगर पीड़ित है तो उन्हें दूसरे देश में नहीं भेजा जा सकता है। तो हो सकता है सर्वोच्च न्यायालय में भी अगर यही फैसला आता है तो वो यूरोप का ये जो मानवाधिकारों का सम्मेलन है यहां पर जा सकते हैं। जैसा मैंने कहा, ब्रिटेन की अदालत का मानना है भारत एक विदेशी मित्र है और जो भी आश्वासन भारत की सरकार ने दिए हैं उनको मान करके ब्रिटेन की सरकार को नीरव मोदी को वापस भेज देना चाहिए। ये यूके हाई कोर्ट का फैसला है। यूके हाई कोर्ट ने जिला कोर्ट का जो फैसला था उसको पूरी तरह से सही ठहराया है और कहा है कि हमें कोई शक नहीं है कि नीरव मोदी को वापस भेज देना चाहिए। जैसे मैंने कहा, ब्रिटेन और भारत के बीच में जो संधि है उस संधि में यह लिखा है कि अगर ब्रिटेन से किसी को वापस भारत भेजना है, प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया है अगर उसे शुरू करना है, तो उसका नियम यह है कि ब्रिटेन सरकार के किसी कैबिनेट मंत्री या उनके स्तर के अधिकारी को इसकी पूरी तरीके से हामी भरनी पड़ेगी इसमें, और जब वो हां करेंगे तभी ये प्रत्यर्पण की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होगी। ऐसे में नीरव मोदी ने सोचा कि पहले मैं अदालत चला जाता हूं और यहां पे मुझे उम्मीद है कि वापस ना जाना पड़े, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ ही समय में नीरव मोदी को भारत वापस आना पड़ेगा। तीसरा विषय जो हमारा है ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। G7 जो कि दुनिया भर के 7 सबसे विकसित देश हैं, उन्होंने मिलकर एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है शील्ड फंड। अब ये ग्लोबल शील्ड इनिशिएटिव क्या है, ये शील्ड फंड क्या है? बहुत सालों से ये चर्चा आ रही है। जब भी आप पर्यावरण के बारे में कोई भी बहस देखते हैं, जब भी आप देखते हैं कि दुनिया भर में इस समय जो पर्यावरण है उसकी हालात ठीक नहीं है, हमेशा यही बात पे बार बार वार्तालाप होती है कि क्या जो विकसित देश है उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो विकासशील देश है उनकी मदद करें? क्या विकसित देशों की जिम्मेदारी नहीं है कि उन्होंने जितना प्रदूषण किया है उसकी भरपाई वो करें विकासशील देशों के लिए? विकासशील देश जो कि आप समझ सकते हैं एशिया में, अफ्रीका में भरे हुए हैं, इन देशों को साल दर साल बहुत सारी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे वो बाढ़ हो, फिर चाहे वो सूखा पड़ा हुआ हो, चाहे वो अलग अलग तरीके की और प्राकृतिक आपदाएं हो, जिनका सीधा सीधा आप कनेक्शन प्रदूषण से जोड़ सकते हैं। और ये वही प्रदूषण है जो कि विकसित देशों की वजह से इतना ज्यादा बड़ा है। तो अब क्या हुआ है, G7 देशों ने आखिर में जाकर के फैसला लिया है कि ठीक है, हम एक ऐसा फंड बनाते हैं, एक ऐसा कोष बनाते हैं जहां पर मिल करके हम फैसला देंगे, जहां पे मिल करके हम पैसा जमा करेंगे जो कि विकासशील देशों को जाएगा। यही नहीं, उन्होंने कुछ देशों के नाम लिए कि इन देशों से हम शुरुआत करना चाहेंगे मदद की, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है।
आपको पता होगा अभी कुछ ही महीने पहले पाकिस्तान में इस पूरे के पूरे ना केवल दशक बट पूरी शताब्दी की सबसे भयानक बाढ़ आई थी। आपने देखा होगा न्यूज़ में किस तरह से पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा बर्बादी हुई थी, इतने ज़्यादा लोग अपनी जान से हाथ खोना पड़ा था। वो सब इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान इस समय जो जिस तरह से हमारे पर्यावरण में बदलाव आ रहा है उसको नहीं झेल पा रहा था। तो पाकिस्तान का नाम भी उस सूची में है। जैसा मैंने कहा, G7 देशों ने ये फैसला किया है। इस समय G7 की अध्यक्षता जर्मनी के पास है और जर्मनी ने ही इसकी शुरुआत करने को सोचा है। जर्मनी ने कहा है कि इसे जलवायु को जोखिम वित्त और तैयारी के लिए एक साथ लाने के लिए 58 जलवायु संवेदनशील अर्थव्यवस्थाओं ने संयोग की बात की है। तो ये केवल ये नहीं है कि ये केवल 7 देश ऐसा करेंगे, जो और विकसित देश भी हैं वो भी इसमें मदद करने की कोशिश करेंगे। अब पैसा कौन डालेगा पहले ये देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूं कौन कौन से देश हैं जो अभी सबसे ज्यादा प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। जर्मनी ने सबसे ज्यादा शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि 170 मिलियन यूरो से वो शुरुआत करना चाहेंगे। आयरलैंड, जो कि आयरलैंड G7 का सदस्य नहीं है, उन्होंने भी कहा है हम 10 मिलियन यूरो से शुरुआत करना चाहेंगे। फ्रांस ने कहा है कि हम $20 मिलियन की करीब शुरुआत करेंगे और इसके साथ साथ इसे और बढ़ाकर $60 मिलियन तक लेकर के जाएंगे। कनाडा, डेनमार्क, इन्होंने भी योगदान देने का वादा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी वादा किया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसी भी तरीके का कोई संख्या नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम भी इसमें समर्थन करना चाहेंगे। फायदा किसे होगा? जैसे मैंने बताया, फायदा विकासशील देशों के लिए फायदा होगा, उन्हें राशि दी जाएगी। ऐसे विकासशील देश जहां पर प्राकृतिक आपदाएं हैं वो और बढ़ती जा रही हैं। जो देशों के नाम लिए गए हैं उनमें है बांग्लादेश, कोस्टा रिका, फिजी, घाना, पाकिस्तान, फिलीपींस और सेनेगल। इस तरीके के देशों को यहां से सबसे पहले फायदा पहुंचाया जाएगा और जर्मनी ने इसकी शुरुआत की है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो घाना के वित्त मंत्री, उन्होंने कहा है कि चलिए ये कम से कम शुरुआत है। हालांकि बहुत देशों ने कहा है कि ऐसी शुरुआत पहले भी हो चुकी है, ऐसे वादे पहले भी कर चुके हैं। जब तक विकासशील देशों के हाथ में पैसा नहीं दिया जाता, हम नहीं विश्वास कर सकते कि ऐसी कोई भी पहल असल में ली जा रही है, क्योंकि विकसित देश इस तरीके के बहाने, इस तरीके की जो आशाएं हैं वो पहले भी जगा चुके हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है। और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के अभी भी विकसित देश बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं। अभी भी उनको लगता है गरीब देशों की समस्या है, ये उन्हीं पे छोड़ दी जाए। आज की चौथा विषय जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है अमेरिका से। अमेरिका का जो ट्रेजरी है, इसको वित्त विभाग समझ लीजिए। अमेरिका के वित्त विभाग ने यह फैसला किया है कि भारत को मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया जाए। अब ये क्या है और ये किस तरीके की सूची है? देखिए, अमेरिका कुछ उन देशों में से एक है जो केवल अपनी ही पॉलिसी या अपने ही देश के लिए नियम कानून नहीं बनाते, वो पूरे दुनिया में देखते हैं कि कौन कौन से देश में सरकारें कैसे काम कर रही हैं, किस तरीके के नियम है, और वो सब की जांच पड़ताल करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा दखल अंदाजी करते हैं, लेकिन सब पे नजर बनाए रखते हैं। अब इसका एक उदाहरण है ये मुद्रा निगरानी सूची। अमेरिका की सरकार एक सूची रखती है अपने पास उन देशों की जो कि अमेरिका के हिसाब से अपनी मुद्रा से जानबूझकर छेड़खानी करते हैं, जो अपनी मुद्रा का जो मूल्य है वो बाजार से निर्धारित होने के बजाय सरकारें खुद उस मूल्य को निर्धारित करती आई हैं ताकि उन्हें फायदा हो। चीन को कई बार इस सूची में रखा जाता है। चीन पे आरोप लगाया जाता है कि वो जानबूझ करके उनकी खुद की जो उनकी मुद्रा है उसकी जितना मूल्य है उसको कम रखते हैं। क्यों? ताकि और देश, जितने ज्यादा देश हो सके, वो चीन से ही सामान खरीदें, ताकि उन्हें चीन से सामान खरीदना सस्ता पड़े। ऐसी सूची में भारत का भी नाम था, जिसे अब हटा दिया गया है। भारत अकेला नहीं है जिस देश का नाम इस सूची से हटा है। भारत के अलावा मैक्सिको, थाईलैंड, इटली, वियतनाम भी ऐसे देश हैं जिनको इस सूची से फिलहाल के लिए हटा दिया गया है। यह द्विवार्षिक रिपोर्ट है जो अमेरिका का ट्रेजरी विभाग, वित्त विभाग है, वो लेकर के आता है। जैसा मैंने कहा, यह सूची क्या है? यह सूची उन देशों की सूची है जिसे मुद्रा मैन्युपुलेटर, करेंसी मैन्युपुलेटर कहा जाता है। वो देश जो कि अपनी मुद्रा का जितना मूल्य है वो खुद निर्धारित करना चाहते हैं, बजाय इसके कि बाजार में अपने आप उनका मूल्य निर्धारित हो। ऐसे देशों की सूची को यहां पर रखा जाता है। अब ये जो सूची है
अगर यहां पर कोई देश आता है तो उसका मतलब क्या है, क्या उनके लिए कोई नुकसान है या उनके लिए कोई फायदा है। देखिए, जब ऐसी सूची में किसी भी देश को लेकर के आया जाता है तो उसके लिए ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। क्योंकि जब ऐसे में आप इस सूची पर आते हैं, मतलब है कि अमेरिकी वित्त विभाग, अमेरिकी सरकार की आपके ऊपर नजर है और वो नहीं मानते हैं कि आप अच्छे से बाजार के नियमों का पालन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं से कोई और परेशानी होगी, लेकिन अगर आपको अमेरिका से अपने संबंध बेहतर बनाने हैं खास करके, और आप इस तरीके की सूची में आते हैं, तो जरूर ये दिक्कत आपके लिए पैदा कर सकता है। इसीलिए जो देश इस सूची में आते हैं, कई बार वो इसको नहीं मानते हैं, कई बार वो इसको कहते हैं कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको जितनी सूची बनानी है बनाइए, हम अपनी जो भी हमारी मुद्रा है उससे छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के हिसाब से ऐसा होता है। एक और बहुत अहम बात यह है कि अमेरिका एक तरफ दूसरे देशों पे ये इल्जाम लगा सकता है कि आप अपनी मुद्रा के मूल्य से छेड़खानी करते हैं। अमेरिका दूसरी तरफ, जिसकी खुद की मुद्रा डॉलर है, जो पूरी दुनिया भर में चलती है, कहा जाता है कि अमेरिका ही तय करता है कि डॉलर का मूल्य कब बढ़ेगा कब कम होगा। पिछले कुछ महीनों से आप देखें, भारत और कई सारे ऐसे देश हैं जिनकी मुद्रा के जो मूल्य है उसमें भारी गिरावट देखी गई है। वो इसीलिए क्योंकि अमेरिका का जो वहां का बैंक है, जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व है, उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं अपनी ब्याज दर बढ़ाकर कि उनकी ब्याज दर बढ़ाने के फैसले से पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। तो अगर कोई देश है जिसे सही में मुद्रा मैनिपुलेटर कहा जाना चाहिए, तो अमेरिका भी उस सूची में आना ही चाहिए। भारत के लिए इसका अर्थ क्या है, क्योंकि अब हम इस सूची का हिस्सा नहीं है, ये भारत के विकास के लिए और एक अच्छी खबर है। जितना आप इस तरीके की सूची से बाहर रहेंगे, उतना ही जो आपकी मुद्रा है उसकी इज्जत पूरी दुनिया भर में बढ़ती है। और खास करके जब आप अमेरिका से व्यापार करना चाहेंगे, तो ऐसे में आपकी मुद्रा की जितनी भी मूल्य है, अगर अमेरिका समझता है कि बाजार के हिसाब से निर्धारित है, तो आपको व्यापार करने में मदद मिलती है। ये भी लोग मान रहे हैं कि भारतीय जो मुद्रा है उसमें जितनी गिरावट आ रही थी, शायद इस फैसले के बाद ये भारत की मुद्रा के लिए भी मजबूती की खबर लेकर के आ सकती है। लेकिन इसका क्या फर्क पड़ेगा, ये अभी देखना पड़ेगा। इस तरह की मुद्रा सूची जो अमेरिका की सरकार अपने पास रखती है, उसके लिए वो 3 मानदंड रखते हैं। किस देश को इस सूची में रखा जाएगा, किस में नहीं, ये वो कैसे तय करते हैं। पहला, किसी देश ने एक वर्ष में अपने एकल घरेलू उपभोग के 2% से अधिक स्तर तक मुद्रा बाजार में अगर हस्तक्षेप किया है तो, और निर्धारित स्तर से ऊपर एक चालू खाता अधिशेष था। अगर ऐसे में कोई भी सरकार 2% से अधिक स्तर तक मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करती है, तो उस सरकार का नाम यहां पर इस सूची में आया जाता है। विदेश मुद्रा की इस शुद्ध खरीद भी एक वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद से 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 2% से ऊपर जाता है, तो ऐसे में इस देश को करेंसी मैनिपुलेटर का दर्जा दे दिया जाता है। अब आप कह सकते हैं कि भाई, अमेरिका ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो अमेरिका कैसे ऐसी सूची बना सकता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये अमेरिका का हमेशा से इतिहास रहा है कि वो केवल अपने ही देश के नियम और कानून नहीं, वो दुनिया भर के देशों के जो नियम और कानून हैं उसके बारे में देखते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को समझते हैं कि हम हैं जो इस देश को, इस दुनिया को ठीक तरीके से चला रहे हैं और हमें ही दिशा निर्देश देना है। तो हमें हर देश की जितनी भी नियम है, जितने भी कानून हैं, उन पर नजर रखनी है। आज का 5वां विषय जिसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं, वो है फ्रांस से जुड़ा हुआ। फ्रांस ने अमेरिका के सहेल जो उनका इलाका है, वहां पे आखिरकार बहुत सालों से अपना चलता हुआ सैन्य अभियान समाप्त कर दिया है। अब फ्रांस अफ्रीका में क्या कर रहा है? अगर आप इतिहास के पन्ने उठा के देखें, तो आप देखेंगे जिस तरह से ब्रिटेन एशिया के बहुत सारे देशों पर ब्रिटेन ने कब्जा किया था। ब्रिटेन बहुत सारे देशों में, एशिया में खास करके बहुत साल तक रहा था, जिसमें भारत भी एक हिस्सा था। इसी तरह से फ्रांस ने अफ्रीका के महाद्वीप पर बहुत बहुत समय तक कब्जा किया था। अभी भी आप देखें, अफ्रीका के कई सारे लोग ऐसे हैं जो अफ्रीका के रहने वाले हैं, लेकिन अभी वो फ्रांस में हैं। फ्रांस का अभी भी अफ्रीका के साथ काफी गहरा संबंध है। फ्रांस अभी भी मानता है कि उनकी जिम्मेदारी है कि अफ्रीका में शांति बनाई रखी जानी चाहिए। अभी ये नहीं है कि फ्रांस वहां पर किसी भी तरीके का नियंत्रण करता है, लेकिन फ्रांस को लगता है कि अगर आप इतिहास उठा के देखें, क्योंकि फ्रांस ही था जिसने कई अमेरिकी देशों की जो रेखाएं थी
वो निर्धारित की थी। तो फ्रांस अभी भी ये मानता है कि अफ्रीकी देशों में जहां पर भी कोई दिक्कत है वहां पर हम लोग आएंगे। अभी साहेल ये जो इलाका है ये क्या है? साहेल नाम का कोई देश नहीं है। साहेल इलाका असल में ये इलाका है अफ्रीका का। ये जो आप पट्टी देख रहे हैं नारंगी रंग की, जिसमें मॉरिशियाना, माली, नाइजर, नाइजीरिया, चैड, सूडान, ये देश जो हैं, इन देशों को कुल मिला के साहेल इलाका कहा जाता है। अब यहां पे दिक्कत क्या है? पिछले कुछ सालों में, पिछले लगभग 2 दशकों में देखा गया है कि इस इलाके में आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। यही नहीं, इस इलाके में जितनी भी ये सरकारें हैं उनमें काफी अस्थिरता आ गई है। काफी सारे ऐसे समूह यहां पर आ चुके हैं जो कि सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं और गृह युद्ध की परिस्थितियां वहां पे उत्पन्न हो गई हैं। अगर आप अफ्रीका का इतिहास देखेंगे तो आप पाएंगे कि अफ्रीका में ऐसा कई लोग मानते हैं कि होना ही था। देखिए, अफ्रीका में जो अलग अलग देश आज आप देखते हैं, कहा जाता है कि वो जो अलग अलग विकसित देश थे जिन्होंने अफ्रीका पर कब्जा किया था, फिर चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो जर्मनी हो, कुछ इलाकों में उन्होंने ही ये सीमाएं असल में खींची थी। जैसे कि मान लीजिए कि एक समूह ऐसा है, जो एक जनजाति ऐसे है, एक ऐसी है, एक ऐसी है और एक ऐसी है। अफ्रीका में फ्रांस के आने से पहले सब अपने अपने रीति रिवाजों से रह रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। फ्रांस आया, फ्रांस को लगा ये जो इलाका है यहां पे काफी खनिज पदार्थ हैं या काफी सोना है, काफी यहां पे हीरे हैं, तो हम इसको कब्जा कर लेते हैं, केवल इतने इलाके को, और इसको एक नए देश का नाम दे देते हैं। इस तरह से फ्रांस जैसे देशों ने अफ्रीका में अलग अलग तरीके से देश बना दिए ताकि जो उनका हित है बस उसे ध्यान रखते हुए कि जहां जहां पे उनको लगा यहां हमारा फायदा है वहीं लकीरें खींच दो। अब ऐसे में क्या हुआ, जब आप अलग अलग जातियों को साथ में रहने पर मजबूर कर देते हैं, जो हमेशा से अलग अलग रही हैं, जिनके रीति रिवाज हमेशा से अलग हैं, तो जब वो साथ आती हैं तो आप देखेंगे कि हमेशा आपस में साथ में शांतिपूर्वक रहना संभव नहीं हो पाता है, जो आज भी देखा जा रहा है। फ्रांस का जो सैन्य अभियान है ये लगभग 1 दशक से चल रहा है। जनवरी 2013 से ही साहेल में फ्रांस ने अपना सैन्य अभियान शुरू कर दिया था। उस समय इस अभियान का नाम था ऑपरेशन सर्वल शीश, ऑपरेशन सर्वल। ऑपरेशन सर्वल से 2014 तक ये चला। इस मिशन को और बढ़ाया गया, पहले माना गया था ये 1 साल के लिए है, तब ये केवल माली के लिए था। अगर आप देखें यहां पे ये रहा माली देश, केवल माली के लिए ये था, क्योंकि माली में उस समय इस्लामिक चरमपंथियों का कब्जा होने वाला था, तो उसे बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए मिशन चालू किया गया था। उसके बाद ये मिशन आगे बढ़ाया गया और तब इसका नाम ऑपरेशन बरखाने कर दिया गया, और आज जिस ऑपरेशन को खत्म किया गया है वो यही ऑपरेशन बरखाने ही है, तो 2014 से चला आ रहा था। जैसे मैंने बताया, इसका उद्देश्य था गैर राज्य सशस्त्र समूह जितने भी हैं जो सरकारों के खिलाफ लड़ रहे हैं उनको रोकना, आतंकवादी जो भी गतिविधियां हो रही हैं सरकार के खिलाफ उन्हें रोकने के लिए लगभग 4,500 फ्रांस के सुरक्षाकर्मी वहां पर तैनात थे। सवाल यह है कि क्या फ्रांस ने अपने उद्देश्य को हासिल किया? इसका छोटा जवाब है ना। यह लगभग वैसा ही है जैसे अमेरिका को अफगानिस्तान से लौटना पड़ा। अब अमेरिका कितना भी बोले कि हमारा उद्देश्य यही था, लेकिन सभी को पता है अमेरिका जिस तरह से वहां से लौटा, उन्होंने कभी इस बात की कल्पना नहीं की थी। यही फ्रांस के साथ भी लागू होता है। फ्रांस वहां से वापस आ गया, लेकिन फ्रांस ये नहीं कह सकता कि जो उनके उद्देश्य थे वो उन्होंने प्राप्त किए। उनका 2 उद्देश्य थे, पहला उत्तर में माली को विद्रोह से मुक्त करना और दूसरा पश्चिम अफ्रीका में आतंकी विरोधी अभियानों के माध्यम से उन्हें और ज्यादा प्रभावशाली बनाना। ये दोनों ही पूरी तरह से नहीं प्राप्त हुए। जैसे मैंने बताया 2014 में ये जो ऑपरेशन था इसको बरखाने नाम दिया गया था। थोड़ी बहुत शुरुआत में जरूर सफलता मिली थी, लेकिन 2015 के बाद एक फ्रांस को असफलताएं देखने को मिली। इस्लामिक स्टेट जिसकी की शुरुआती दिनों में आप देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट से हुई थी, वहां के आने के बाद जब वहां की सरकारों ने उनके खिलाफ लड़ाई करी, इस्लामिक स्टेट के भी जितने भी ज्यादा उस समय के बड़े बड़े नेता थे, लीडर्स थे, उन्होंने भी अफ्रीका की तरफ रुख करना शुरू कर दिया और अफ्रीका ही अब वहां पे एक ऐसा इलाका रह गया है जहां पे अभी भी इस्लामिक स्टेट के काफी आतंकवादी पाए जाते हैं। तब से फ्रांस उनके खिलाफ लड़ाई कर रहा है, लेकिन इस हिंसा में फ्रांस के भी कई सारे सैन्यकर्मी मारे गए हैं।
2022 की पहली छमाही में माली, बुर्किना फासो, नाइजर में लगभग 5,500 लोगों की जान गई। क्योंकि ऐसे में जब किसी एक देश के अंदर एक सैन्य सेना और एक गैर सरकारी जब संगठन आपस में लड़ते हैं तो जो बीच में नागरिक फंसते हैं सबसे ज़्यादा उन्हें परेशानी होती है। ये हम श्रीलंका के गृह युद्ध में भी देख चुके हैं और यही हमने यहाँ पर भी देखा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में उग्रवाद को हल करने के लिए ऑपरेशन बरखाने का जो उद्देश्य था वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है, जैसा कि मैंने कहा। यही नहीं, फ्रांस और माली के बीच के संबंधों में काफी खटास आ गई थी, जहां पे फ्रांस के सैनिकों पर कई ज्यादा आरोप लगने लगे कि वहां पे लोगों को मारा जा रहा है। यही नहीं, फ्रांस के राजदूत थे उनको निष्कासित कर दिया गया था 2025 तक सत्ता में बने रहने के लिए। उस फैसले से वो असहमत थे। फ्रांस ने जितनी भी तरीके से माली में और आसपास के देशों में जो परेशानी है, जो वहां पे उस समय विवाद चल रहे थे, उन्हें सुलझाने की कोशिश की, वो उसे सुलझाने में नाकाम रहे। यही नहीं, ऑपरेशन बरखाने को व्यापक रूप से एक विफलता के रूप में माना जाता है और फ्रांस की अब वापसी इसी बात को दर्शाता है। फ्रांस और बाकी अन्य देशों का मानना है कि यहाँ पे रूस का भी हाथ है। वो मानते हैं, रूस में क्रेमलिन जहाँ पे शब्द लिखा होगा, मान लीजिएगा रूस की बात हो रही है, रूस की जो सरकार जहाँ बैठती है उसे क्रेमलिन कहा जाता है। क्रेमलिन से आदेश दिया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है अफ्रीकी देशों में, और वहां पे एक निजी सैन्य कंपनी जो है उसे कहा जा रहा है कि आप फ्रांस के सैनिकों के खिलाफ लड़िए, आपको रूस से पैसा मिलेगा। तो इस तरह की भी काफी सारी चर्चा वहां पर अभी हो रही है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि फ्रांस और अफ्रीका के जो संबंध है, जो पहले काफी बेहतर हुआ करते थे, जहां फ्रांस ने अफ्रीका के काफी सारे देशों की काफी मदद की थी, वो काफी खट्टे हो चुके हैं। अब मैंने जैसा आपसे कहा, अफ्रीकी अगर आप देखें पृष्ठभूमि के काफ़ी लोग अभी भी फ्रांस में हैं, फ्रांस के नागरिक हैं। फ्रांस ने अपनी जिम्मेदारी समझ के काफ़ी अफ्रीकी देशों की मदद भी की है, लेकिन अब लगता है कि अफ्रीका में फ्रांस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अलग अलग कारणों से, और इसीलिए फ्रांस की सेना अब यहाँ से निकल करके इस पूरे के पूरे सैन्य जो उनका मिशन है इसे ख़त्म कर चुकी है। आगे देखना पड़ेगा कि क्या अफ्रीका के देश जो अभी भी फ्रांस को अच्छा मानते हैं, कुछ गिने चुने, क्या वो फ्रांस को दोबारा बुलाते हैं वापस, या क्या फ्रांस अब यहां से पल्ला झाड़ के आगे बढ़ चुका है। दोनों की रणनीति क्या रहती है, यह आगे आने वाले कुछ महीनों में पता चल जाएगा। यह था हमारा आज का सेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफी ज्यादा नई नई खबरें पता चली होंगी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी हुई। हम फिर मिलेंगे अगले बुधवार रात 8 बजे अगले सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण खबरों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।